दोस्तों अपना जॉन मिल्टन जिसके ऊपर अपने 2 वीडियो बना दिए हैं। एक वीडियो में है अबाउट द पॉइंट, यानी जॉन मिल्टन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मैंने डिस्कस की है, और उसके बाद है अबाउट द पॉइंट, जो जॉन मिल्टन की अपने सिलेबस में पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो उस पोएम की सारी बातें मैं उसके अंतर्गत डिस्कस की है। अब इस पोएम को अपन लाइन टू लाइन डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो मोटी मोटी बातें हैं वो ये है कि ये जो पोएम है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, तो देखो यहीं से शुरू होता है दोस्तों। जो आई शब्द है ये जॉन मिल्टन अपने लिए यूज करता है, इसलिए ये जो पोएम है वो ऑटोबायोग्राफिकल कहलाएगी, क्योंकि ये अपनी खुद के बारे में अपने बारे में बताता है, इसलिए इस पोएम को हम ऑटोबायोग्राफिकली। इसका रीजन क्या है? आई, कि ये खुद के बारे में बता रहा है, तो अपना खुद का आत्मकथा अपनी कथा है, इसलिए पोएम को ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कहते हैं। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ किस प्रकार से, माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी जो लाइट यहाँ आई साइट के लिए आया है दोस्तों, आई साइट के लिए आया है ये, कि आंख की जो रोशनी है, लाइट का मतलब आंखों की रोशनी के लिए यूज हुआ है। मेरी जो आंखों की रोशनी है इज स्पेंट देखो दोस्तों, स्पेंट में खर्च को ना होता है, और खर्च यहाँ पर जो है इसने मेटाफर का यूज किया है, क्योंकि लाइट जो होती है, आंख की रोशनी जो है वो खत्म होती है, खर्च नहीं होती, जैसे रुपए पैसे खर्च होते हैं वैसे। तो इसने क्या यूज किया? मेटाफर यूज किया है यहाँ पर। तो इस लाइन के अंतर्गत ये लाइट शब्द है यहाँ पर, इस लाइन के अंतर्गत मेटाफर का यूज है कि मेरी रोशनी है वो किस प्रकार से खर्च हो गई और कब हो गई, यानी कि मेरी आई साइट है वो चली गई है एयर, एयर का ये एक ओल्ड वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है बिफोर मींस होता है पहले ही। हाफ माई डेज का मतलब होता है एज, उम्र, यानी कि मेरा उम्र है वो आधी भी नहीं आई उससे पहले। जैसे मान लो मिल्टन की जो एज ऑफ 44 ईयर के अंतर्गत जो है मिल्टन क्या हो गया था? ब्लाइंड हो गया था। तो दोस्तों जैसे अपना 100 ईयर अपनी एज मानते हैं, तो 50 ईयर हाफ उम्र हुई, लेकिन इससे भी पहले, इसलिए इसने यूज किया एरा, यानी कि बिफोर हाफ माई डेज, यानी कि मेरी उम्र अभी आधी भी नहीं हुई है और उससे पहले ही मेरी क्या आंख की रोशनी चली गई है। तो जब मैं इसके बारे में, इस आंखों की रोशनी जाने के बारे में जब मैं ये सोचता हूं, तो क्या होता है? इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, देखो दोस्तों ये जो शब्द है इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, अब होना चाहिए था डार्क एंड वाइड, जो अंधकार से युक्त है। अब जब अंधा हो गया उसके बाद में संसार तो प्रकाशमान है, बट जब अंधा होने के बाद उसको क्या लगता है कि ये संसार जो है मेरे लिए अंधकार हो गया है। तो ये शब्द कैसे आना चाहिए? इन दिस वर्ल्ड एंड वाइड। तो ये दोस्तों ये डार्क और वाइड दोनों क्या है? एडजेक्टिव है, ये दोनों एडजेक्टिव है, और वर्ल्ड क्या है? नाउन है। तो इसका जो यूज किया है इसने, तो इसको इन्वर्जन, इससे जो ये जो डिवाइस है, इसको ये लिखने का जो तरीका है कि इनको अलग, नाउन को बाद में ले लिया, एडजेक्टिव को पहले ले लिया, और एंड को जो है, तो इनको इन्वर्जन, इसी जो ये जो डिवाइस है लिखने की जो ये कला है, इसको इन्वर्जन कहते हैं दोस्तों। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया जाता है, इन्वर्जन का यूज हुआ है। अब आप देख लेते हैं कि मेरे जीवन का भी आधी उम्र भी नहीं गई, इससे पहले ये जो संसार है मेरे लिए अंधकार पूर्ण हो गया है, और क्या हो गया है? बहुत ही वाइड हो गया है, विस्तृत हो गया है। एंड दैट वन टैलेंट, अब इस टैलेंट सबको देखिए दोस्तों। एक तो मैंने अबाउट द पोएम जब बताया था तो आपको एक स्टोरी सुनाई थी बैग्स ऑफ गोल्ड की, द पैराबल ऑफ द बैग्स ऑफ गोल्ड। तो उस कहानी के अंतर्गत भी टैलेंट का यूज हुआ था, कि किस प्रकार से वो एक जो लॉर्ड होता है अपने सर्वेंट को, 3 सर्वेंट होते हैं, उसको एक को 5 जो है टैलेंट देके जाता है, दूसरे को 3 देके जाता है, वही को एक ही टैलेंट देता है। तो 5 वाला डबल कर लेता है, 3 वाला भी डबल कर लेता है, लेकिन 1 वाला जो है उसको जमीन में खोद के गाड़ देता है। तो दोस्तों वहीं से ये शब्द, एक तो यहीं से, क्योंकि उस पर आधारित ही ये कहानी उसको देख करके लिखी गई है,
तो वहां से ये शब्द लिया गया है। और दूसरा यहाँ जो टैलेंट का अर्थ, एक तो वो मीनिंग हो गया टैलेंट का मतलब मुद्रा, जो वो लॉर्ड देके गया था। और दूसरा कि ये टैलेंट यूज हुआ है जो ये जॉन मिल्टन जो पोइट है उसकी जो राइटिंग जो उसकी जो है राइटिंग जो टैलेंट है, राइटिंग उसकी जो टैलेंट है, यानी कि जो राइटिंग की उसकी जो आर्ट है, कला है, उसके लिए यूज हुआ है। जो एक उसकी प्रतिभा थी, टैलेंट था, उसके लिए यूज हुआ। तो इसमें दोस्तों ये जो है इसको इस जो दो के लिए जब कोई शब्द यूज होता है तो उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो पन का यूज होता है। तो यहाँ पर इस टैलेंट शब्द में पन का यूज किया गया है। एंड दैट वन टैलेंट, और जो मेरे अंदर एक टैलेंट था, कौन सा टैलेंट था, वो अपने आप को क्या समझता था कि वो एक बेस्ट राइटर है, राइटिंग करने का जो टैलेंट था, विच इज दैट टू हाइड, विच इज दैट टू हाइड, यानी कि जो क्या हो गया, इज दैट मेरे में जो टैलेंट था लेखन क्रिया का, जो लिखने का टैलेंट था, वो मेरे में छुप गया है। कब तक छुप गया है? मेरी मृत्यु तक वो मेरे अंदर छुपा रहेगा। यानी कि मेरे पास टैलेंट है लेकिन मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूं, तो क्या रहेगा, वो मेरे अंदर ही छुपा रहेगा। लॉज का मतलब होता है दोस्तों ब्यूरीड, यानी कि दफना देना। और जो मेरे अंदर टैलेंट है, पोइटिक जो टैलेंट है उसको लॉज्ड विद मी यूजलेस, यानी कि जब मैं मर जाऊंगा तो उसको मेरे को उस टैलेंट को दफना दिया जाएगा, विद मी मेरे साथ, यूजलेस में बिना काम लिए हुए ही। इस प्रकार से वो कहता है कि मेरी जीवन आधा भी नहीं हुआ, उससे पहले मैं अंधा हो गया, तो जो मेरे अंदर पोइटिक टैलेंट था वो मेरे अंदर जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक छुपा रहेगा, और जैसे मैं मरूंगा तो मेरे को दफनाएंगे, मेरे साथ वो टैलेंट भी दफन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस कहानी का तात्पर्य ये हो गया कि वो जो भगवान ने उसको क्या दिया, टैलेंट दिया, और वो उसको यूज नहीं ले रहा है, उसको जिस प्रकार से उस तीसरे सर्वेंट ने दबाया था वैसे ही उसने दबा दिया। तो उससे कंपैरिजन यहाँ पर कर रहा है। थो का मतलब क्या है? यद्यपि माई सोल, यानी मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरी आत्मा जो है, मोर बेंट, यानी कि बेंट का मतलब होता है ईगर। दोस्तों मेरी आत्मा है वो बहुत ज्यादा ईगर है, उत्सुक है। क्यों उत्सुक है? टू सर्व, यानी सेवा करने के लिए। देयर विद माई मेकर, किसकी सेवा करने के लिए? जो मेकर का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर गॉड के लिए यूज हुआ है कि जो भगवान है उसकी सेवा करने के लिए, टू सर्व, सेवा करने के लिए मेरी जो सोल है, मेरी आत्मा है, वो बहुत ज्यादा उत्सुक है। एंड प्रेजेंट, और वो चाहती है, वो मेरी आत्मा चाहती है, अर्थात मैं चाहता हूं कि मैं प्रेजेंट करूं, क्या करूं? माई ट्रू अकाउंट, मेरा जो लेखा जोखा है, जीवन का कुछ न कुछ लेखा जोखा होता है, तो वो एक सच्चा लेखा जोखा मैं भगवान के समक्ष जब मेरा जीवन का अंत हो तो ट्रू अकाउंट में उनके सामने प्रेजेंट करूं, उपस्थित करूं, ऐसा मेरी आत्मा चाहती है। लेस्ट मीन्स ऐसा नहीं हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, ही मीन्स यहाँ गॉड के लिए आया दोस्तों। यहाँ पर ये शब्द किसके लिए है? गॉड, यानी कि भगवान। रिटर्निंग जब मैं मर करके लौट के जाऊं तो चाइल्ड का मतलब होता है वैसे चिढ़ाना, लेकिन यहाँ पर क्या है? स्कोल्ड, यानी कि डांटना, कि भगवान ऐसा न हो कि जब मैं लौट करके जाऊं तो भगवान मुझे डांटे। जिस प्रकार से वो लौट करके आया था तो तीसरे सर्वेंट ने उसने अपने टैलेंट को दबा दिया था, तो उसको उसने डांटा था। तो ऐसा न हो कि मैं भी जब लौट के जाऊं, मेरे अंदर भी टैलेंट है, तो मैं भी जब लौट करके जो भगवान के, तो भगवान मुझे डांटेगा। ये बात ये कह रहा है। तो यहां तक दोस्तों देखो, ये अपने मन ही मन से बात कर रहा है अंदर ही अंदर। अब एक क्वेश्चन करता है, देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो इस लाइन में क्वेश्चन है डज। ये दोस्तों पुरानी इंग्लिश का डज है, यानी कि पुरानी इंग्लिश में डज को क्या लिखा जाता है? डथ लिखा जाता है, DOTH। डज गॉड एक्सेप्ट दे लेबर लाइट डिनाइड। तो देखो इसको अच्छे से देखो, भगवान एग्जैक्ट का मतलब होता है डिमांड, कि जो भगवान है वो क्या चाहता है, ये क्या मांग करता है? डे लेबर मीन्स दिन का कार्य, जो दिन में अपन कार्य करते हैं उसकी क्या मांग करता है क्या भगवान? और वो भी जब लाइट में से आईसाइट, रोशनी, डिनाइड में से खत्म हो गई, जब मेरी रोशनी खत्म हो गई तब भी क्या भगवान मुझसे दिन का कार्य
की डिमांड मांग करता है क्या? ये क्वेश्चन कर रहा है, पोइट क्वेश्चन कर रहा है, अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है कि क्या भगवान, जो मैं आंखों से अंधा हो गया, अंधा नहीं होता तो मैं काम करता, तो मैं उसका अपना अकाउंट प्रेजेंट कर पाता, लेकिन अब अंधा हो गया, अंधा होने के बाद भी क्या भगवान मेरे से जो है वो डिमांड करता है कि दिन के कार्य की मैं कार्य करूं, जैसा एक देखने वाला आदमी करता है वैसा ही कार्य करूं। आई अब कभी फिर ऑटोबायोग्राफी का सिंबल दे रहा है यहां पर। आई फॉन्डली आस्क्ड, आई फॉन्डली, फॉन्डली का मतलब यहां पर दोस्तों फुलिशली है, फुलिशली है यानी मूर्खता। अब क्वेश्चन जब वो अपने आप से क्वेश्चन करता है तो उसका इनर मन ही उसका आंसर दे रहा है। आई फॉन्डली आस्क, में मूर्खतापूर्ण विचार ऐसा कर रहा हूं कि भगवान मेरे से काम चाह रहा है, बट पैसेंस, परंतु जो मेरा पैसेंस है, धैर्य है, क्योंकि दोस्तों ये कोमा है। अब ये इतनी यहां तक इस पॉइंट को जो है प्रॉब्लम आ रही थी, अब यहां पर ये पॉज करता है। आई फॉन्डली आस्क में मैं मूर्खतापूर्ण विचार से पूछता हूं, तो यहां पर जो ये पोज आया है, ये जो शाइन का यूज किया है, यहां पर शिजुरा का यूज हुआ है। शिजुरा मैंने पहले डिस्कशन किया है, आप देखना, और यहीं पर से ही शिजुरा के तुरंत बाद ही तिरछे विचारों में क्या होता है, बदलाव होता है, तो यहाँ वोल्टा का भी यूज हुआ है, तो वोल्टा का भी यूज हुआ है यहाँ पर, और शिजुरा का भी यूज हुआ है। तो दोस्तों बट पेशेंट, परंतु जो मेरा धैर्य है वो क्या करता है, प्रिवेंट मीन्स मुझे रोकता है, दैट मरमर, और वो बुदबुदाता है, रिप्लाई करता है, पेशेंट ही बोलता है, शून रिप्लाई, जल्दी से वो क्या करता है, बोलता है अंदर ही अंदर, और जल्दी से क्या दे रहा है, रिप्लाई कर रहा है। गोट डथ, डथ फिर वही है डज नॉट नीड, कि भगवान को जो है वो किसी की आवश्यकता नहीं है। आइदर मैंस वर्क, ना तो व्यक्ति के कामों की, आइदर का यूज यानी कि दोनों में से दोनों की नहीं, नोट का यूज हो गया इसलिए नहीं होगा, अगर नोट का यूज नहीं होता है तो दोनों कार्य की जरूरत होती है। आइदर मैंस वर्क, ना तो आदमी जो काम करता है उसकी आवश्यकता है ईश्वर को, गॉड को, और हिज ओन गिफ्ट, और जो भगवान ने अपन को गिफ्ट दे करके भेजा है, और जॉन मिल्टन को क्या गिफ्ट दे के भेजा था, उसको पोएम रचना करने का गिफ्ट दे करके भेजा था। दोस्तों वो कह रहा है कि ना ही तो भगवान को आदमी के काम की जरूरत है, और ना ही उसने जो अपन को गिफ्ट दिया है वो वापस लेने की आवश्यकता है। Who best bear his mild yoke, दोस्तों ये शब्द भी ध्यान से देखना है। माइल्ड, माइल्ड में होता है करुणा, करुणा दया, और योग में होती है पीड़ा, तो ये अपोजिट शब्द है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है, तो बियर हिज माइल्ड योग, जो व्यक्ति उसका मतलब हु बेस्ट बियर, जो अच्छी तरह से सहन करता है, हिज माइल्ड योग, यानी माइल्ड का मतलब करुणा से भरा हुआ, और योग में कष्ट, जो भगवान जो कष्ट देता है अपन को उसको अच्छे से सहन करता है और करुणा पूर्वक करता है। मर्सी ऑफ गॉड, यहाँ माइल्ड का मतलब मर्सी ऑफ गॉड, जो भगवान की दया है उसको स्वीकार करता है, सहर्ष स्वीकार करता है। वे व्यक्ति ही, दे मींस वे व्यक्ति, सर्वहिम उसकी सेवा करते हैं। कंप्लेन करने वाले सेवा नहीं करते हैं, जो उसकी दया को हर्ष स्वीकार कर लेते हैं वही अच्छी सेवा करते हैं। हिम बेस्ट, उसकी अच्छी सेवा कर पाते हैं। हिज स्टेट, उसका जो साम्राज्य है, जो ईश्वर का जो साम्राज्य है वो इज किंगली, वो क्या है, राजाओं जैसा है। दोस्तों उसका साम्राज्य, जॉन मिल्टन कह रहा है कि इसका साम्राज्य है वो किंगली है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स में हजारों लोग, हजारों जो लोग हैं, एट हिज बिडिंग स्पीड, वो अपनी, बिडिंग का मतलब होता है आदेश देते ही, कमांड, बिडिंग का मतलब होता है दोस्तों कमांड, कि हजारों लोग होते हैं जो वो आदेश देते हैं, आदेश देते ही स्पीड से, एंड पोस्ट ओवर, और वो पोस्ट ओवर का मतलब चले जाते हैं या काम करते हैं या दिन रात भगते हैं। लैंड में धरती के ऊपर, और ओशन में समुद्र के ऊपर, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि भगवान के आदेश की आवश्यकता है। जैसे भगवान का आदेश मिलता है, लोग समुद्रों पे, लैंड पे ऐसे भगते हैं बहुत तेज स्पीड से, विदाउट रेस्ट, और वो ऐसे लोग हैं
कि वो एक क्षण के लिए भी रेस्ट भी नहीं करते हैं। तो अब कवि जो है इसमें लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। अब कवि अपने आप को समझाता है कि दे मिस वे लोग, ऑल्सो मिस भी, सर्व मिस सेवा करते हैं, वो लोग भी सेवा करते हैं, हु मिस जो ओनली स्टैंड खड़े रहते हैं एंड अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जो लोग खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं वो भी भगवान की अच्छी सेवा करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है पैराडॉक्स का यूज हुआ है, पैराडॉक्स का यूज हुआ है इसमें दोस्तों। पैराडॉक्स क्या होता है, मतलब उल्टी बात कही, पूरे सेंटेंस में यदि कोई उल्टी बात कही जाती है तो उसमें पैराडॉक्स का प्रयोग होता है कि जो खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं वो अच्छी सेवा कैसे कर सकते हैं। तो जब ये विरोधाभास तब जो है पैराडॉक्स का यूज होता है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट थी, दे ऑल्सो सर्व, इस लाइन में पूरी में पैराडॉक्स का यूज हुआ है। अब इसमें और फिगर ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो एक तो WW, यहाँ पर ये W और ये W का यूज हुआ है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है दोस्तों, यहाँ पर ये W और W एलिट्रेशन का यूज हुआ है यहाँ पर। तो ये फिगर ऑफ स्पीच भी अपन को देखनी है। एक तो ये हो गया, एक मैंने ये टैलेंट का आपको पन बता दिया है, इसमें एक ये इन्वर्जन भी हुआ है, शब्दों का इन्वर्जन भी यहाँ पर हुआ है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच आपको देखना है। दूसरा ये जो बेस्ट और बियर, ये बी और बी, यहाँ पर बेस्ट और यहाँ बियर। तो दोस्तों बेस्ट और बियर में भी जो है बे साउंड का जो है वो हो रहा है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन का यूज हुआ है, यहाँ पर भी एलिट्रेशन का यूज यहाँ पर हुआ है। और तो अब दोस्तों ये इसका मैंने अर्थ बताया आपको, अब इसकी थोड़ी राइमिंग स्क्रीन और इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो यूज हुआ है वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आई मैंने बताया कि ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल क्या है पॉइंट कहलाएगी, ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट कहलाएगी दोस्तों ये। दूसरा ये है कि इसमें धर्म की बात हुई है पूरी पॉइंट के अंदर, पूरे धर्म की बात की है, इसलिए इसको रिलीजियस पॉइंट भी कहेंगे अपन, इसको धार्मिक पॉइंट भी। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये एक धार्मिक पॉइंट भी है और एक अपनी आत्मकथा अपने पे ऊपर लिखी हुई है, इसलिए ये ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट भी कहते हैं। इसके बाद आगे ले लेते हैं हाउ माई लाइट। लाइट मैंने बताया मेटाफर का यूज हुआ है इसके अंतर्गत, कि मेटाफर लाइट खर्च नहीं होती है, लाइट गायब हो जाती है, तो इसको मतलब एक मेटाफर के जैसे यूज हो गया। एक इसके अंतर्गत जो है टैलेंट मैंने बताया, पन दो एक ही शब्द दो के लिए यूज होता है तो वहां पन होता है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच पन है इसके अंतर्गत। इसके बाद अपन देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत जो है ये W और W, ये दो शब्द हुआ, तो मैंने बताया था इसके अंतर्गत जो है एलिट्रेशन का यूज हुआ है, एलिट्रेशन का यूज हुआ है इसके अंतर्गत। इसमें दो जगह एलिट्रेशन का यूज हुआ है, एक डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, एक बियर बेस्ट बियर, यहाँ पर दो जगह एलिट्रेशन का यूज हुआ है। फिर ये जो मैंने यूज बताया था कि देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो ये जो W वाइड और डार्क दोनों एडजेक्टिव है तो पास एंड से जुड़ते हैं, लेकिन ये नाउन बीच में आ गया, तो ये क्या है, ये पीछे की राइमिंग स्कीम को सेट करने के लिए, राइमिंग स्कीम को सेट करने के लिए इसने वाइड को जो है बाद में दिया, ये यहाँ आती था वर्ड इधर आता, लेकिन ऐसा इसने इसलिए किया, तो इसमें इससे जो ये जो विधा है इसको अपन इन्वर्जन कहेंगे दोस्तों। ये मैंने आप पहले भी डिस्कस किया, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस लाइन के अंतर्गत इन्वर्जन भी है और एलिट्रेशन भी है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं इसके आगे जो है ये सर्व विद हिज माई मेकर गॉड, और यहाँ पर फिर जो है अब पैसेंस है। देखो दोस्तों पैसेंस एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट चीज है अपना धैर्य, लेकिन इसको व्यक्ति के जैसे यूज किया है, तो पेशेंस शब्द है यहाँ पर, ये पर्सोनिफिकेशन किया गया है पेशेंस का पर्सोनिफिकेशन इसके अंतर्गत ये किया गया है, तो यहाँ पर ये भी है, फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। एक बताया था माइल्ड योग, अब देखो माइल्ड मिस होती है करुणा, यानी कि मर्सी ऑफ गॉड, और योग मिस होती है पीड़ाएं। तो करुणा के साथ मुझे ये बताओ पीड़ा कैसे संभव है, तो इस प्रकार की जो स्टाइल होती है उसको अपन ऑक्सीमोरन कहते हैं। जब शब्दों में उल्टा हो तो वो ऑक्सीमोरन कहलाता है, ऑक्सीमोरन कहलाता है, और जब पूरी सेंटेंस के अंतर्गत ही उल्टी बात कही हो तो पैराडॉक्स कहलाता है। ये दोनों में फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत
तो ये ध्यान रखने की बात है। यहाँ माइल्ड योग में ऑक्सीमोरन है, और दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो पूरा सेंटेंस ही उल्टा मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ पर पैराडॉक्स का यूज हुआ है। अब देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत ये जो 8 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ तक, और यहाँ तक भी इस फॉर्मा तक ही दोस्तों, यहाँ तक जो है, यहाँ वोल्टा और शिजूरा का यूज हुआ है। तो यहाँ तक वो पेसिमिज्म था, यहाँ तक क्या था, वो पेसिमिज्म था, यानी कि निराशावाद था। ये जो पार्ट कहलाएगा वो ऑक्टिव पार्ट कहलाएगा, और ये प्रॉब्लम पार्ट भी कहेंगे। तो 3 शब्द याद रखो, निराशावादी, पेसिमिज्म, ऑक्टिव पार्ट है ये, और ये प्रॉब्लम पार्ट है। और फिर इससे आगे वोल्टा का यूज होता है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट। यहां से आगे 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये जो लाइन है 6 लाइन, ये जो सेस्टेट कहलाता है दोस्तों। तो सेस्टेट को जो है, सेस्टेट को अपन क्या कहलाते हैं, ऑप्टिमिज्म, यानी कि आशावादी की बात करते हैं। जो ऊपर प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन उसके अंतर्गत दिया हुआ होता है। तो इस प्रकार से ये पोइम है। अब इसकी एक बार लास्ट में अपन राइम स्कीम में और समझा देता हूँ। वैसे मैंने उसमें बता दी थी आपको, इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। अभी थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं ये कैसे है। तो देखो दोस्तों, मान लो कि ये स्पेंट है, तो अपन ने इसको क्या दे दिया, ए नाम दे दिया। फिर वाइड ड है, ये बी दे दिया, और वाइड तो दोनों मिल गया, सेम सेम है, इसलिए इसको अपन देंगे बी। और फिर ये स्पेंट और ये बैंड, तो ये ए, तो ये हो गया ए बी बी ए। इस प्रकार से पहली इसकी राइमिंग स्पेलिंग क्या थी, ए बी बी ए। अब देखो प्रेजेंट, अब स्पेंट की जैसे प्रेजेंट हो रहा है तो फिर ए हो जाएगा। फिर चाइल्ड को अपन बी दे देंगे, क्योंकि वाइड की जैसे चाइल्ड आया है। फिर डिनाइड फिर भी आ गया, और फिर प्रिवेंट फिर आ गया, तो ये दूसरी होगी ए बी बी ए। फिर देखो दोस्तों, नीड अलग ही शब्द आया, तो ये हो गया सी। फिर ये हो गया बेस्ट डी, और ए स्टेट सी डी ई। फिर देखो स्पेंड और प्रेजेंट, सॉरी नीड और स्पीड, तो ये फिर सी। और ये बेस्ट और रेस्ट, ये डी। और ये स्टेट और वेट, तो ये ई हो गया। तो क्या हो गया दोस्तों, ए बी बी ए, ये पहली हो गई। फिर इसके बाद ए बी बी ए, फिर ये भी ऐसे ही है, ए बी बी ए, तो ये तो ऑक्टिव पार्ट हो गया इसका, 8 लाइन का। और उसके बाद नीचे जो है ऑक्टिव पार्ट यहाँ फिनिश हो गया। फिर सी डी ई, यहां तक हो गया। फिर सी डी ई, ये सेस्टेट पार्ट हो गया दोस्तों, सेस्टेट पार्ट हो गया। ये प्रॉब्लम पार्ट था और ये सॉल्यूशन पार्ट था। ये ऑप्टिमिस्ट निराशावादी पार्ट था, ये आशावादी पार्ट था। तो इस प्रकार से इसकी राइमिंग स्कीम है, और इसको मैंने एकदम वर्ड टू वर्ड आपको बता दिया। इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो भी बता दी है। तो ये पूरा अपना डिटेल हो गया। अब अपन इसका और जो बचे वो क्वेश्चंस के लिए वीडियो बचे हैं, बाकी मैंने एकदम ब्रीफली इसको किया। अब भी कोई चीज़ यदि आपको नहीं जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और कोई बात हो तो अपने नंबर भी इसमें लिखे हुए हैं 8209729927। तो इन नंबर पर भी आप मुझे कॉल करके डिस्कशन कर सकते हैं। जितनी भी सेवा होगी मेरे से बन पड़ेगी, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।